नमस्ते और स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने के सपने से जुड़े कुछ दस्तावेजों पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं सुपर डेट 2026 की। तो पहला सवाल यही उठता है कि हम 2026 पर ही क्यों इतना फोकस कर रहे हैं। हाँ, यही मेरा भी पहला सवाल था। इन सारे पेपर्स में हर जगह 2026 का ही जिक्र क्यों है? ऐसा क्या खास होने वाला है इस साल में? देखिए, इसके पीछे तीन वजह साफ दिखती हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है राजनीति। अच्छा। 2027 में चुनाव है और ये एक ट्रेंड सा बन गया है कि चुनावों से ठीक एक साल पहले सरकारें युवाओं को एक बड़ी भर्ती का तोहफा देती हैं। ओके। तो ये एक तरह का चुनावी साल का बोनस हो सकता है। ये तो समझ आता है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ यही एक वजह तो नहीं होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरी वजह है एक बहुत बड़ा गैप। उत्तर प्रदेश में जो आखिरी बड़ी शिक्षक भर्ती आई थी वो 2018-19 में थी। हाँ, काफी समय हो गया। बहुत ज्यादा। तब से अब तक कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई है। मतलब एक पूरी पीढ़ी के उम्मीदवार बस इंतजार ही कर रहे हैं। तो ये भर्ती बहुत जरूरी भी है और अपेक्षित भी। और तीसरी वजह हमारे नोट्स में लिखा है कि वो तैयारी से जुड़ी है। हाँ, और वो शायद सबसे प्रैक्टिकल वजह है। इसका सिलेबस, और इसे कोई भी 2-4 महीने में तो पूरा नहीं कर सकता। तो अगर 2026 में परीक्षा होनी है तो तैयारी में लगने का सही समय असल में अभी है। मतलब देर करने का तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल। देर करने का मतलब है रेस से बाहर हो जाना। तो चलिए, मतलब साफ है, इंतजार करने का समय खत्म। सीधे उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होगा। कौन इस रेस में दौड़ सकता है? यानी योग्यता या एलिजिबिलिटी क्या है? इसे प्राइमरी और जूनियर दो लेवल पर बांटा गया है। पहले प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए योग्यता की कई परतें हैं। सबसे पहले तो आपकी बेसिक पढ़ाई, मतलब 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन। इसके बाद आता है आपका प्रोफेशनल कोर्स, जो 2 साल का बीटीसी या डीएएलएड हो सकता है, या फिर बीएलएड। और एक और फिल्टर है जो शायद सबसे बड़ा है। बिल्कुल। और वो है टेट, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उम्मीदवार का सीटीईटी या यूपीटीईटी का पेपर 1 पास होना ही चाहिए। इन सबको मिलाकर ही कोई प्राइमरी टीचर के लिए आवेदन कर सकता है। यहीं पर हमारे दस्तावेजों में एक बहुत बड़ी वार्निंग हाईलाइट की गई है जो बीएड वालों से जुड़ी है। ये तो ये तो खेल बदलने वाली खबर है। हाँ हाँ, ये एक बहुत बड़ा मोड़ है। सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने ये साफ कर दिया है कि बीएड डिग्री वाले अब प्राइमरी टीचर, कक्षा 1 से 5 के लिए। हाँ, कक्षा 1 से 5 के लिए योग्य नहीं है। इस एक फैसले ने लाखों उम्मीदवारों को इस रेस से सीधे सीधे बाहर कर दिया है। तो ये जानना बीएड वालों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। तो क्या इसका मतलब बीएड वालों के लिए सारे रास्ते बंद हो गए? नहीं, बंद नहीं हुए, बस बदल गए हैं। उनके लिए जूनियर स्तर यानी कक्षा 6 से 8 में एक बड़ा मौका बन रहा है। और हमारे सूत्रों की माने तो इस बार बिहार के मॉडल पर सीधी भर्ती की उम्मीद है, जो बीएड वालों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। अच्छा, तो जूनियर लेवल की योग्यता प्राइमरी से कैसे अलग है? ये पूरी तरह से अलग है। जूनियर लेवल के लिए ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना ही चाहिए, अनिवार्य है। यहाँ बीटीसी या डीएलएड काम नहीं आएगा। और टेट का? हाँ, साथ में सीटीईटी या यूपीटीईटी का पेपर 2 पास होना जरूरी है। और मैं देख रहा हूँ कि इसमें सब्जेक्ट्स के भी कुछ ऑप्शन है। सही पकड़ा आपने। यहाँ 2 रास्ते हैं। एक मैथ्स और साइंस स्ट्रीम वालों के लिए, और दूसरा आर्ट्स या कॉमर्स वालों के लिए, जिन्हें सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी चुनना होता है। ये उनके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स पर निर्भर करेगा, है ना? बिल्कुल, उसी पर निर्भर करता है। ठीक है। योग्यता के बाद आती है उम्र की सीमा। क्या हम्म। कोई पेच है? नहीं, ये काफी सीधा साधा मामला है। कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल। और कुछ छूट भी है? हाँ, इतना जरूर है कि ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट मिलती है, तो वो 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, योग्यता का फिल्टर पार कर लिया। हम्म। लेकिन इन दस्तावेजों में जो अगली चीज है वो इस पूरी भर्ती का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे डरावना हिस्सा है। चयन प्रक्रिया का फॉर्मूला। हम्म। यहाँ साफ लिखा है कि सिर्फ परीक्षा काफी नहीं है। बिल्कुल। यहीं पर ये भर्ती बाकी सारी परीक्षाओं से एकदम अलग हो जाती है। इसे ऐसे समझिए कि आपका सिलेक्शन सिर्फ 2.5 घंटे के पेपर पर नहीं, बल्कि आपकी पिछले 10-12 साल की मेहनत पर तय होता है। 40% हिस्सा आपकी एकेडमिक मेरिट का है। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें आपके 10वीं के नंबर, 12वीं के, ग्रेजुएशन के
और आपकी टीचिंग ट्रेनिंग मतलब बीटीसी या बीएड, इन चारों के नंबर जुड़ते हैं। और बाकी का 60%? बाकी का जो 60% का बड़ा हिस्सा है वो सुपर टेट की लिखित परीक्षा के लिए रखा गया है। तो मेरिट इन दोनों को मिलाकर बनती। इसका पैटर्न कैसा है? पैटर्न काफी सरल और सीधा है। 150 सवाल, 150 नंबर और 150 मिनट। यानी हर सवाल के लिए 1 मिनट? हाँ, हर सवाल के लिए 1 मिनट और सारे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। मतलब आपको 4 में से एक सही जवाब चुनना है। और नेगेटिव मार्किंग? नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो एक राहत की बात है। ठीक है, अब उस हिस्से पर आते हैं जिसे हमारे दस्तावेज में 14 विषयों का महासागर कहा गया है, यानी सिलेबस। ये सुनने में ही बहुत विशाल लग रहा है। विशाल तो है, लेकिन अगर आप इसमें गोता लगाएं तो पता चलता है कि सारा पानी एक जैसा गहरा नहीं है। कुछ हिस्से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। सबसे बड़ा हिस्सा है भाषा का। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत मिलाकर पूरे 40 नंबर। 40 नंबर, यानी लगभग 27%। पेपर सिर्फ भाषा का है। ज्यादातर लोग तो जीएस और साइंस में ही उलझे रहते होंगे। यही तो ट्रैप है। हमारे सूत्र यही बताते हैं कि भाषा को अक्सर हल्के में लिया जाता है, जबकि यही वो सेक्शन है जो आपको हजारों लोगों से आगे या पीछे कर सकता है। इसके बाद साइंस, मैथ्स, पर्यावरण और सोशल स्टडीज, ये सब मिलाकर 50 नंबर के हैं। ठीक है, और फिर टीचिंग से जुड़े सब्जेक्ट्स भी हैं। हाँ, टीचिंग स्किल्स, चाइल्ड साइकोलॉजी और लाइफ स्किल्स, ये तीनों मिलाकर 30 नंबर के हैं। ये असल में परखते हैं कि आप एक टीचर बनने के लिए मानसिक रूप से कितने तैयार हैं। और उतने ही, यानी 30 नंबर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के भी हैं। जी और आखिर में कुछ छोटे-मोटे विषय भी दिख रहे हैं। हाँ, रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों 5-5 नंबर के। इन्हें आप बोनस पॉइंट कह सकते हैं। तो ये तो हुआ प्राइमरी का पूरा सिलेबस। और जूनियर का सिलेबस, क्या वो इससे बहुत अलग है? हिस्सों में बटा हुआ है। 50% हिस्सा कॉमन पेपर है, जिसमें भाषा, जीके, रीजनिंग जैसी चीजें आती हैं। और बाकी 50%? बाकी का जो 50% है वो आपका अपना सब्जेक्ट है। अगर आप साइंस के हैं तो मैथ साइंस के 100 सवाल, और अगर आर्ट्स के हैं तो एसएसटी के 100 सवाल। चलिए अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। हमारे पास 2018 और 2019 की भर्तियों का डेटा है, जो बताता है कि कंपटीशन कितना बदल गया है। ये बहुत दिलचस्प कहानी है। 2018 में 68,500 वैकेंसी थी और पेपर सब्जेक्टिव था, यानी लिखना पड़ता था। अच्छा, सब्जेक्टिव था। हाँ, और नतीजा ये हुआ कि सीटें खाली रह गईं। लोग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ला पाए। क्या बात करिए, सीटें खाली रह गई? हाँ, और फिर 2019 में पासा पलट गया। पूरी तरह से। 2019 में 69,000 वैकेंसी थी, लेकिन पेपर ऑब्जेक्टिव हो गया। इसका असर ये हुआ कि कट ऑफ आसमान छू गया। कितना? जनरल के लिए 97 और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 90। इससे पता चलता है कि बस एक साल में कंपटीशन किस हद तक बढ़ गया था। तो सबक साफ है, आने वाले समय में ये और भी मुश्किल होने वाला है। निश्चित रूप से। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे दस्तावेजों के आखिर में एक रोड मैप भी दिया गया है। बिल्कुल, और ये बहुत प्रैक्टिकल है। इसमें 3 काम तुरंत करने को कहे गए हैं। पहला, अपनी एलिजिबिलिटी दोबारा ठीक से चेक करें। कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्या आप हर शर्त पूरी करते हैं? दूसरा कदम दस्तावेजों से जुड़ा है ना? हाँ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, सब कुछ एक फाइल में तैयार रखें। अगर किसी नाम या तारीख में कोई भी गड़बड़ी है तो उसे ठीक कराने के लिए अभी अप्लाई कर दें। क्योंकि भर्ती आने के बाद समय नहीं मिलेगा। बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, तैयारी आज से, अभी से शुरू करें। इसमें एक लाइन लिखी है जो मुझे बहुत पसंद आई, किताबों पर जमी धूल झाड़े। मतलब साफ है, अब सोचने का नहीं, करने का वक्त है। ये 14 विषय 2 महीने की तैयारी में कभी नहीं होंगे। और एक आखिरी लाइन जो शायद पूरी चर्चा का सार है, एक सीट पक्की करनी है तो मेहनत में आज से ही जुटना होगा। इससे बेहतर तरीके से इसे खत्म नहीं किया जा सकता। तो आज हमने सुपर टेट 2026 के हर पहलू को खंगालने की कोशिश की। ये भर्ती 2026 में ही क्यों इतनी अहम है, योग्यता के फिल्टर क्या हैं, अकादमिक मेरिट का वो गुणांक वाला खेल कैसे काम करता है, और 14 विषयों के इस महासागर को कैसे पार किया जा सकता है। ये सारी जानकारी तैयारी के लिए एक ढांचा तो देती है, लेकिन यहाँ एक सवाल है जो हर उम्मीदवार को खुद से पूछना चाहिए। हमने देखा कि ये लड़ाई सिर्फ परीक्षा के दिन की नहीं, बल्कि आपके अकादमिक इतिहास की भी है। तो सोचने वाली बात यह है कि एक स्मार्ट रणनीति सिर्फ सिलेबस पूरा करने की होनी चाहिए, या फिर अपने अकादमिक गुणांक को देखते हुए एक सटीक टारगेट स्कोर तय करने की, जिसे हर हाल में पाना ही हो। मुझे लगता है ये सवाल किसी की भी तैयारी की दिशा पूरी तरह बदल सकता है।